जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट की एक और लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज 10 लेक्चर अपने कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 250 क्वेश्चन हो चुके हैं और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 250 के 250 एकदम रट गए होंगे। बढ़िया, आप इसके बाद फिर पेड क्विज लगाइए, PYQ आप लगा चुके होंगे। करंट अफेयर्स को ऐड करते जाइए इन्वायरमेंट में। आपके इन्वायरमेंट के 6 से 8 प्रश्न जितने आएंगे सब इसी से सही हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का प्रश्न शुरू होगा 226 से। क्या कह रहा है 226 में सिंपली पूछ रहा है 3 जुलाई को किस दिन के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 3 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व लॉयन डे यानी विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड सी बर्ड डे यानी विश्व समुद्री पक्षी दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों अगर आपको पता हो, शेर दिवस जो है, विश्व शेर दिवस, ये हम लोग 10 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 अगस्त को। वर्ल्ड सी बर्ड डे ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल टाइगर डे की बात करें तो इसको हम लोग 29 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है, ठीक है। अब ये वापस रिपीट हो गया, इसको थोड़ा हटा देते हैं। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज कोल रिवर बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल ट्रांसपोर्ट। अत्यधिक कोयला परिवहन करने के कारण किस नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है, ठीक है। पो नदी, राइन नदी, टाइबर नदी या रिवर थेम्स या थेम्स नदी। तो दोस्तों देखिए, सबसे ज़्यादा जो कोयला परिवहन होता है वो होता है राइन नदी में। मैं आप देख लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड जूम करते हैं। तो राइन नदी आपको दिख रहा है, ये राइन नदी है पूरी, जो बॉर्डर भी बनाती है फ्रांस और आपका ये जर्मनी से होते हुए। देखिए ये पूरा नीदरलैंड वगैरह में एंटर करती है, रॉटरडैम भी इस पर बना हुआ है। तो राइन नदी, इसको कोल नदी भी बोला जाता है क्योंकि सारा एक्सपोर्ट जो है मोस्टली कोल का इसी के थ्रू होता है ना। बहुत ही तगड़ा इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बना रखा है, वाटर वे बना रखा है राइन के थ्रू, ठीक है। बाकी थेम्स नदी आपको पता होगा, ये दक्षिण इंग्लैंड की बहुत प्रमुख नदी है थेम्स नदी। टाइबर रिवर कहाँ पे है दोस्तों? टाइबर रिवर इटली में है, ठीक है। इटली में है ये, याद रखना। इटली की तीसरी सबसे लंबी नदी है ये, क्योंकि पहली इटली की जो सबसे लंबी नदी है वो पो नदी है। कौन सी नदी है? पो नदी। पो जो है ये इटली में, इटली की सबसे लंबी नदी है, आपको ये याद रखना है। पो रिवर कहाँ है? इटली, इटली की सबसे लंबी नदी है। राइन रिवर को कोल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करा जाता है। टाइबर नदी भी इटली में और रिवर थेम्स इंग्लैंड में, ठीक है। चलो, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सीवीड्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? गंधक का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का या आयोडीन का? तो सीवीड्स में दोस्तों या खरपतवार में आयोडीन की मात्रा जो होती है वो अच्छा स्रोत आयोडीन का पाया जाता है। क्योंकि सीवीड जितना भी है, आयोडीन जितना है ना, वो जहाँ पे भी लो कंसंट्रेशन होगा, है ना, जहाँ पे भी लो कंसंट्रेशन होता है पानी का, वहीं पे पाया जाता है। तो जितना ओशन वाटर है सब यहाँ पे जो है आयोडीन की मात्रा अच्छी होती है। नेक्स्ट कह रहा है वन्य जीव सप्ताह भारत में जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करा जाता है किस मंथ के मतलब किस महीने में? सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर में? तो ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, मतलब 2 से 8, 2 से 7 ऐसे मनाया जाता है। अक्टूबर याद रखना है आपको, वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और, आपकी कंप्लीट ROE की प्रिपरेशन के लिए हमारे जो नए ग्रुप चल रहे हैं उसमें पेड क्विज की संख्या को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करा गया। पेड क्विज हिंदी का, GS का, दोनों पेड क्विज आपको कराए जा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। पूरा स्टडी मटेरियल, सिलेक्शन मटेरियल जितना दिया जाएगा सिर्फ उतना पढ़ के आप आराम से कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं, चाहे जैसा पेपर है। जब पूरे नोट्स मिलेंगे, वीडियो क्लासेस मिलेगी, ये नहीं आपको बोल बोल के बोल दिया फिर आप नोट्स बनाते फिर रहे, टाइम इतना बर्बाद नहीं करना आपको, ठीक है। तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, जितना बताया जाएगा उतना, ठीक है। चलिए, 231 कह रहा है डैश इज़ अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। डैश प्राणी शास्त्र की एक शाखा है जो उभयचरों और सरीसृपों के अध्ययन से संबंधित है। तो क्या है भैया जो जिस मतलब स्टडी करता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल को? जोरेंटोलॉजी, साइटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। तो देखिए इसको बोलते हैं हर्पेटोलॉजी, जो रेप्टाइल्स और स्नेक वगैरह इन सब की स्टडी करता है उसको बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। और जेरेंटोलॉजी क्या होता है? जेरेंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ
एजिंग, है ना, मतलब जवान से बूढ़ा हो रहा है, मतलब जवान से बूढ़ा, हाँ ठीक है, बच्चे से जवान हो रहा है, जवान से बूढ़ा हो रहा है, इन सब की जो स्टडी करी जाती है एजिंग की, उसको जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। और वहीं साइटोलॉजी जो सेल्स की स्टडी करते हैं ना, सिंगल सेल टाइप जो इन सब की स्टडी करते हैं उसको साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसको इंडिविजुअल सेल की स्टडी साइटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी एजिंग की स्टडी, हाइपरपेटोलॉजी स्नेक्स एम्फीबियंस रेप्टाइल्स की स्टडी। डैश इज द केयर एंड कल्टिवेशन ऑफ वाइल्डरनेस। डैश मतलब इनमें से क्या होगा, अरण्य भूमि की देखभाल और कृषिकरण है। सिल्वीकल्चर, विटीकल्चर, फ्लोरीकल्चर या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों देखिए, मतलब कल्टीवेशन ऑफ वाइल्डरनेस का मतलब जो अरण्य भूमि होती है, कृषिकरण वगैरह, सिल्वीकल्चर इसको बोलता है। सिल्वीकल्चर होता है एक तरह से आर्ट होती है, साइंस होती है जो कंट्रोल करती है ग्रोथ, हेल्थ, फॉरेस्ट और वुडलैंड इन सब की। ठीक है, मतलब जो भी पेड़ पौधों और इन सब की केयर वगैरह के लिए ज़रूरी होती है उसको सिल्वीकल्चर बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछ सकता है आपसे। और विटीकल्चर आपको पता होगा, जो ग्रेप्स वगैरह की स्टडी करते हैं ना, स्टडी ऑफ ग्रेप्स। और फ्लोरीकल्चर फ्लावर वगैरह के लिए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान शब्दावली में नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। इन बायोलॉजी टर्मिनोलॉजी व्हाट आर नेक्ड शीडेड प्लांट्स कॉल्ड। दोस्तों जो नग्न बीज वाले पौधे होते हैं उनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और वहीं ब्रायोफाइट्स क्या होता है? बायोफाइट्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स होते हैं ना, ज़मीन की स्तर से, मतलब जो ज़मीनों ही पे रहते हैं, नहीं डाल वाल नहीं होती जिसमें, जैसे छोटे 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 देखा होगा काई टाइप की लग जाती घास होती है, जो ये सब ब्रायोफाइट्स होते हैं जिसमें डंगाल अंगाल ये सब नहीं होती है। और वहीं टेरिडोफाइट जो होता है इसमें भी डंगाल नहीं होते, बस हल्की हल्की पत्तियाँ टाइप की होती हैं, है ना, वीड्स वगैरह के जो पौधे देखे होंगे वो सब पत्तियाँ टाइप होंगी, पतली पतली, ज़्यादा डंगाल नहीं होगी। और वहीं एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिसमें फूल लगते हैं उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म नग्न बीज वाले पौधे होते हैं। अगला देखते हैं, खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक चरण या स्तर एक पोषी स्तर बनाता है। कौन उक्त खाद्य श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर पर होता है? ईच स्टेप और लेवल ऑफ अ फूड चेन फॉर्म अ ट्रॉफिक लेवल विच इज एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ द सेट फूड चेन। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन होगा? ऑटोट्रॉप, कॉर्निवोरस, हर्बीवोर या टॉप कॉर्निवोरस। तो एकदम लड्डू सवाल है, जो भी स्कूल में गया होगा उसको तो पता ही होगा भैया। तो हमेशा फूड चेन ऑटोट्रॉप से शुरू होगी, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं ना, ऑटोट्रॉप, फिर अपना हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, ऐसे चलता है। ठीक है, बहुत लड्डू प्रश्न था। अगला है एलिफेंटियासिस, जिसे लसीका फाइलेरिया भी कहा जाता है, किसके कारण होता है? एलिफेंटियासिस देखा होगा, हाथी जैसे पैर हो जाते हैं। ऑल्सो नोन एज लिम्फेटिक फिलियारिसिस इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या पैरासिटिक वॉर्म्स या परजीवी कीड़े। तो ये होता है दोस्तों, पैरासिटिक वॉर्म्स की वजह से या परजीवी कीड़ों की वजह से एलिफेंटियासिस डिसीज हो जाती है। ठीक है, 236 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स सक्सेसिवली ऑन द सेम प्लॉट टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ इज कॉल्ड। मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए एक ही भूखंड पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रॉप कंपोस्टिंग, सॉइल स्ट्रेंथनिंग, क्रॉप रोटेशन या सीक्वेंशियल फार्मिंग। हिंदी में कहें तो शस्य सम्मिश्रण, मृदा प्रबलन, शस्यवर्तन या अनुक्रमिक खेती। अब देखिए, सेम प्लॉट पे ही डिफरेंट क्रॉप्स उगाने को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन की। इस बार गेहूँ उगाया तो अगली बार आलू लगा दी, फिर चावल लगा दिया, तो रोटेट करते रहेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है इससे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन या शस्यावर्तन। 237 देखते हैं। पर्यावरण योजना और समन्वय पर राष्ट्रीय समिति जो धीरे धीरे विकसित हुई और 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय बन गई, का गठन किस वर्ष किया गया था? 1969, 1972, 1966 या 1980। इंग्लिश में देख लेते हैं। इन विच ईयर नेशनल कमिटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन दैट ग्रेजुअली इवॉल्व एंड बिकम अ फुल फ्लैज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन 1985 फॉर्म्ड। तो ये कब बनी थी? इसको बनाया गया था दोस्तों 1972 में, 1972। ठीक है, 238 देखते हैं। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस 11 दिसंबर, 23 मई, 10 अगस्त या 18 सितंबर। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है 10 अगस्त को। कब मनाते हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे? 10 अगस्त। चलिए, अब फिर से डे वाला सवाल है, कौन सा गलत मैच कर रहा है आपको ये बताना है इसमें। वर्ल्ड हेरिटेज डे या विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड टर्टल डे, कछुआ दिवस 23 मई। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन 15 जून और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा गलत है? तो जो मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस है
ये 15 जून को नहीं मनाते हैं, 17 जून को मनाते हैं। हम कब मनाते हैं? 17 जून को, तो ये गलत है। बाकी वर्ल्ड हेरिटेज डे बहुत इंपॉर्टेंट है 18 अप्रैल, टर्टल डे 23 मई, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च, ठीक है। टाइगर डे याद रखना 29 जुलाई, और इन्वायरमेंट डे आपको पता ही है 5 जून, ठीक है। अर्थ डे कब होता है? 22 अप्रैल, ठीक है। योगा डे 21 जून, ये सब चीज़ें याद रखना। चलिए 240, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड अर्लीस्ट अमंग द ऑल? निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सभी में सबसे पहले मनाया जाता है? नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे, भोपाल गैस ट्रेजेडी डे, वर्ल्ड सॉइल डे, या इंटरनेशनल माउंटेन डे? तो अगर आपको नहीं याद होगा तो कैसे हो पाएगा? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि एक डे से रिलेटेड सवाल जरूर आता है। तो देखिए, इंटरनेशनल माउंटेन डे ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। वर्ल्ड सॉइल डे की बात करें तो ये भी दिसंबर ही में होता है, 5 दिसंबर को, ठीक है। और भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको अगर पता हो तो बड़ा ही ऐतिहासिक दिन रहा है, 3 दिसंबर 1984 का, ठीक है। और नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे ये भी दिसंबर में ही मनाया जाता है, 2 दिसंबर को, ठीक है। तो देख सकते हो सबसे पहले क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, यानी 2 दिसंबर। फिर से बता रहा हूँ, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस 2 दिसंबर, भोपाल गैस ट्रेजेडी 3 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस या वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर, ठीक है। चलिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार किस राज्य में नहीं है? बहुत ही लड्डू सवाल है। विच स्टेट इज द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व नॉट लोकेटेड? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। मैं चाहता हूँ इसका जवाब आप दें ऐसे लिख के 241 का आंसर क्या होगा, क्योंकि ज्योग्राफी में तो ये पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक सवाल है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो फिर तो दिक्कत है। और नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी भी जो बच्चा बता दे, यानी उसकी शानदार तैयारी है, ठीक है। इतना आप दोस्तों बताने की कोशिश करिए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द मेन सोर्स ऑफ कोल डिपॉजिट? निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है? धरवार, गोंडवाना, कुडप्पा या विंध्यान क्षेत्र? तो क्या है इसका सही आंसर? इसका आंसर आपको पता होगा, गोंडवाना रॉक सिस्टम में 90% से ज़्यादा कोल यहाँ पे मिलता है। दोस्तों देखिए, फ्री के चक्कर में अपना साल मत बर्बाद करिए कि यूट्यूब से ये देख लें, यूट्यूब से वो देख लें, यूट्यूब से वो देख लें। नहीं हो पाता है दोस्तों, कहीं कोच बताएगा, कहीं कोई कुछ चलाएगा। आप एक जगह स्टैटिक होकर तैयारी जब तक नहीं करेंगे दोस्तों, तो ये जीवन से खिलवाड़ होता ही रहेगा। एक जगह सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा होता है। आपको SCS जैसी टीम आपको कहीं नहीं मिलेगी जो इतने कम पैसे में आपको पूरी टेस्ट सीरीज़, वीडियो मटेरियल, क्लास और आपका पूरा स्टडी मटेरियल, पेड क्विज, GS फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, रीजनिंग के टेस्ट, सब कुछ इतने अमाउंट में हम देते हैं जिस अमाउंट में कोई नहीं आपको देगा। तो एक जगह इंटीग्रेटेड तैयारी आप कर सकते हो। जो भी डाउट पूछना होगा तुरंत ग्रुप में डाउट पूछिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका समय बर्बाद होगा कि कोचिंग आना जाना, नोट्स बनाओ, फिर वहाँ कहानियाँ सुनो, कुछ नहीं। आपको पूरे वीडियोस दिए जाएंगे, फिर नोट्स दिया जाएगा, बढ़िया टेस्ट दिया जाएगा, पेड क्विज दी जाएगी। लगाओ आराम से, घर बैठे तैयारी करो। अब 6 महीने कहीं आना जाना नहीं है, जब तक RO का पेपर नहीं निकाल लेना है दोस्तों। इतना प्रण ले लो, कहीं कुछ भी नहीं, कोई दोस्ती यारी नहीं, कुछ नहीं। ये सब बाद में होता रहेगा। एक बार पेपर निकल गया ना, फिर वैकेंसी हर बार RO की नहीं आती है। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा फोकस करिए। आप दूसरों के लिए सोचने से बेहतर है अपने लिए सोचना, है ना। हम सब कुछ सोचते हैं पर अपने ही लिए नहीं सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं यार, हमारा क्या होगा, है ना, क्या बैकअप हमारा, अगर ये नहीं तो क्या, है ना। कभी ये सोचते हैं कि ये नहीं मिली तो क्या। तो एक बैकअप भी होना चाहिए, और ऐसी तैयारी हो कि ताबड़तोड़ एकदम कमर तोड़ के निकाल लें, एग्ज़ाम निकालना है। विच टाइप ऑफ सॉइल नीड्स लिटिल इरीगेशन एज इट रिटेन सॉइल मॉइस्चर? किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है? अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल या लेटेराइट सॉइल? तो ये होती है ब्लैक सॉइल। इसको सेल्फ फ्लो सॉइल भी बोला जाता है ना। इसको क्या होता है, इसमें जब पानी वानी पड़ता है ना, क्रैक्स पड़ जाते हैं इसमें, और ये पानी को होल्ड करके रखती है। जब ज़रूरत पड़ती है तो खुद ही नमी को छोड़ देती है ना। इसलिए कॉटन कल्टीवेशन में इसी का यूज़ होता है, ठीक है, ब्लैक सॉइल। और ये डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है, वही नीचे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी इटावा में है, और उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार झांसी में है। कौन सा सही है? बब्बर लॉयन सफारी लोकेटेड इन इटावा, झांसी हैज़ मैक्सिमम रिजर्व ऑफ यूरेनियम इन उत्तर प्रदेश। कौन सा सही है? तो यूरेनियम रिजर्व सभी को पता है, ललितपुर में है, सबसे ज़्यादा ललितपुर में यूरेनियम रिजर्व है। तो ये तो गलत हो गया। लॉयन सफारी इटावा में, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री टू रन ऑन सोलर पावर? न्यू दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी या जयपुर? तो काफ़ी करंट में भी न्यूज़ में था ये। गुवाहाटी स्टेशन पहला है रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से सोलर पावर पे चलेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, मतलब किसका हिस्सा है? नागरहोल नेशनल पार्क, सॉरी नागरहोल नेटिनल, ये नहीं, इसको सही कर लो।
नागरहोल नेशनल पार्क इज पार्ट ऑफ विच बायोस्फीयर रिजर्व? विंध्यास, अरावली, सतपुड़ा या नीलगिरी? तो दोस्तों नागरहोल नेशनल पार्क ये कर्नाटका में है और आपको पता है कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु यहाँ सब पे नीलगिरी है। क्या है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है ये। तो काफ़ी आसान था ये, अगर आपको ये पता होता कौन से स्टेट में है तो आप आराम से इसको कर ले जाते। चलिए 247 पे चलते हैं। व्हाट इज सीता माता सेंचुरी फेमस फॉर? सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? लॉयन, फ्लाइंग स्क्वायरल, बियर या ब्लैक बग? शेर, उड़न गिलहरी, भालू या काला हिरन? तो ये किसके लिए फेमस है दोस्तों? सीता माता अभ्यारण्य ये है फ्लाइंग स्क्वायरल के लिए। किसके लिए? फ्लाइंग स्क्वायरल के लिए, यानी उड़न गिलहरी। और अब ये पूछ लेता अगर कौन से राज्य में है तो राजस्थान में, ठीक है। सीता माता सेंचुरी राजस्थान में। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल एनर्जी? इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? कोल, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस या पेट्रोल? ठीक है, कौन है इसमें भैया नवीकरणीय ऊर्जा? तो इसमें से नवीकरणीय ऊर्जा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सौर ऊर्जा भैया। सिंपल सी चीज़ है, वापस से आ जाएगी। कोल कहाँ खत्म होगा, नेचुरल गैस, पेट्रोल ये सब सोलर एनर्जी है, ये सब तो अपना रिन्यूएबल है। वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी या ए और सी बोथ? तो दोस्तों आपको पता होगा अगर ये डीपीएसपी में भी है, आर्टिकल 48 में प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की बात करता है। और वहीं फंडामेंटल ड्यूटी जो है आर्टिकल 51 में जब ऐड करा गया था सब क्लॉज जी में प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की बात करता है। तो 48A और 51 क्लॉज जी यानी फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी इसमें बात करता है इसकी, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 250 प्रश्न हो जाएंगे दोस्तों, बहुत ही जल्द आपके 500 प्रश्न खत्म होने वाले हैं। प्लीज़ इसको बार बार रिवीजन कर लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? तो अभी आपको पता है भोपाल गैस त्रासदी हुई का पहले, अब ये सोचो। तो अभी ऊपर बताया था ना 3 दिसंबर 1984 और यहाँ क्या है 1972, 74, 81। तो ये ऑब्वियसली यही हो गया ना, ये तो एकदम लड्डू सवाल हो गया। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में आया था भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद। और इस तरह से क्वेश्चंस को देखो लिंक करना चाहिए। अब आपको अगर ये नहीं पता होता तो आप कैसे तुक्का ही मारोगे फिर, है ना, कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई। तो जो बड़े इंसिडेंट्स हैं इन्वायरमेंट के उनके डेट और ईयर आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि ये था, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी याद रखो, कभी कभी ये पूछता ही है, बहुत बार 1972 में आया था, ठीक है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में आया था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में आया था। ये जरूर याद रखो, आपको ये मैचिंग में दे सकता है 100%, ऐसे दे देगा और कहेगा ईयर को मैच करो, ठीक है। और ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट और है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980 में आया था, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। 250 प्रश्न अपने हो गए हैं। मिलते हैं कल लेक्चर में अपने, बहुत ही जल्द 10 क्लास और बचेंगी आपकी, आराम से 250 और हो जाएंगी। तो 20 क्लास में आपकी पूरी इन्वायरमेंट के टॉप एमसीक्यू डिटेल एनालिसिस के साथ हो जाएंगे। इससे आपको बहुत सारे सवाल डायरेक्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों।